हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं 23 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, ये एक्चुअली दोस्तों इन्वेसिव मतलब खतरनाक होते हैं, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब जो लोकल जो नेटिव स्पीसीज होती है ना उनके लिए। एलियन मतलब जो फॉरेन होती है वो स्पीसीज होगी। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में, मतलब क्या कन्वेंशन है, क्या मतलब लॉ इनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है, कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग सेकंड जानेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये दोस्तों दो तरह से यात्रा होती है, ये उत्तराखंड की तरफ से भी होती है, एक सिक्किम की तरफ से होती है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो पहला बैच है ना, ये जो मतलब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकला है, वो मतलब उस इसीलिए अभी थोड़ा सा न्यूज़ में है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम लोग जानेंगे डीएनए आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों आप लोग जान ही रहे होंगे, एयर इंडिया का जो मतलब फ्लाइट मतलब क्रैश हो गया था ना, तो उसमें लोगों की बॉडी इतनी जल गई थी कि मतलब उनका मतलब मैच मतलब समझ नहीं पा रहे थे लोग, मतलब ये कौन है, किसकी बॉडी है ना। तो उसी के लिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अपनाया गया है। पर डीएनए आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग। जैसे बॉडी अगर पूरी तरह जल जाए तो क्या करते हैं, और अगर पूरी तरह मतलब अगर नहीं जली है तब कैसे प्रोसेस, सारी चीज़ इसमें जानेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद चौथा जान लेंगे एफडीआई के बारे में। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो इंडिया की रैंकिंग क्या है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एफडीआई की चाहिए, मतलब अगर इन केस ऑफ एफडीआई, ठीक है, रिसीविंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे फिफ्थ फॉरेन रनिंग। ये दोस्तों एक तरह से इलीगल वर्क होता है, एक इलीगल काम है, जिसकी वजह से मतलब स्टॉक मार्केट का ही इससे ही रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा सेबी के बारे में जानेंगे हम लोग, है ना, जो कि मतलब पूरे स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया को मतलब रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिक्स जानेंगे भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड। ये अवार्ड एक्चुअली एक बीमारी के लिए दोस्तों, एक बीमारी की दवा की खोज के लिए है। जो भी खोज करेगा उसको पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे उस बीमारी के बारे में भी। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ हम लोग जानेंगे लोकोमोटिव। एक्चुअली क्या है, ये अभी हाल फिलहाल में इसलिए न्यूज़ में इंडिया का लोकोमोटिव, क्योंकि ये पहला बैच जो है, मतलब पहली बार मतलब इंडिया ने अपने लोकोमोटिव्स किसी बाहर की कंट्रीज को मतलब भेजा है, मतलब एक्सपोर्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट ऑफ लोकोमोटिव है ना। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके बारे में, और कहाँ बना है ये। ठीक है, उसके बाद एट्थ हम लोग जानेंगे दोस्तों यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें मतलब इंडिया के कॉलेजेस की क्या रैंकिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद नाइन्थ जानेंगे सचिन तेंदुलकर जी के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये किस कंपनी के मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने, ये भी देखेंगे हम लोग। और लास्ट हम लोग देखेंगे ग्रीन बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। ये एक्चुअली क्या है कि एक तरह से जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए इस चीज़ को लाया गया है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो फिर आप लोग एक पे मतलब A4 साइज़ का पेपर लेके जरूर बैठिएगा। थोड़ा थोड़ा मतलब जो भी आपको सही लगे उसको, मतलब जो मतलब एक ही पेज में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, A4 साइज़ के पेपर में एक ही पेज में आप पूरा करंट अफेयर खत्म कर लीजिए, और बाकी आप इससे देख लीजिएगा जो भी अगर इंपॉर्टेंट लगे आपको। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो न्यूज़ है वो दोस्तों ट्रेड टैरिफ क्लोज बॉर्डर्स बट मे ओपन डज टू इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ये दोस्तों मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के बारे में है। तो इसमें मतलब पर्टिकुलरली हमको ये ट्रेड टैरिफ से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे कि ये होता क्या है, क्वेश्चन इसी से बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों आईएएस के बारे में। मैं आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, यही दोस्तों इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को ही आईएएस कहा जाता है, मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या है दोस्तों, मतलब ये इन्वेसिव मतलब जो खतरनाक होती है, आक्रामक होती हैं, है ना। और एलियन मतलब जो फॉरेन से मतलब बाहर से आई हो, मतलब जो वहाँ की नेटिव ना हो, उन्हें एलियन कहा जाएगा। ठीक है, और स्पीसीज और ये दोस्तों इन्वेसिव एलियन स्पीसीज मतलब जो आईएएस है, ये मतलब प्लांट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आता कहाँ से है, ये हमेशा देख लीजिए जो भी एलियन स्पीसीज होती हैं वो हमेशा बाहर से आएंगी, मतलब केम फ्रॉम आउटसाइड फॉरेन स्पीसीज अराइव एक्सीडेंटली और इंटेंसली। अब ये दोनों तरह से हो सकता है। एक्सीडेंटली मतलब मान लीजिए कोई शिप आ रहा है किसी कंट्री से, है ना, तो उसी में बैठ के कोई चीज़ आ गया, या फिर मतलब उसमें जो सामान आ रहा है उसमें सामान में कुछ और आ गया जो मतलब यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो वो प्लांट भी हो सकता है, वो फंगस हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें ये क्या होता है कि ये जो होती है इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट को बहुत बुरा हार्म करती हैं। ये जो इससे मतलब इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होती है, और इससे क्या होता है दोस्तों, इकोनॉमी और हेल्थ दोनों को ही दिक्कत होता है। ठीक है, आप देखिए एक स्पीसीज है जो इंडिया में आई थी, जायंट अफ्रीकन स्नेल। ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में भी न्यूज़ में है। एक्चुअली क्या ये 1847 में मतलब
जैसे कि किसी जगह से मतलब जहाज आ रहा था, उस जहाज में छुप के आ गया था। छुप के क्या मतलब, जैसे गलती से उस जहाज में पहुंच गया वो, मतलब जायंट अफ्रीकन स्नेल है ना, और फिर वहीं पे छुप गया। अब जब यहाँ पे सामान उतारा गया तो मतलब लोगों ने देखा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, मतलब जायंट अफ्रीकन स्नेल। ठीक है, पहले तो लोगों को बहुत अच्छा लगा साइज की, हाँ ये तो बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, काम आएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या है, इसने क्या है कि जो नेटिव स्नेल थी हमारी, जो मतलब नेटिव स्नेल थी उस पर्टिकुलर एरिया की, उन सबको इसने ख़त्म कर दिया। क्रॉप्स और गार्डन के भी खतरा होगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों, ये जो जायंट अफ्रीकन स्नेल है ना, ये पैरासाइट को कैरी करता है, मतलब जो नई बीमारियों को मतलब उजागर किया उस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, पैरासाइट को भी कैरी करता है, इसलिए बहुत दिक्कत किया इसने। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्पीसीज देख लेते हैं। ये सब इंडिया वाली हैं, जो मतलब बाहर से आई हैं इंडिया में। ठीक है, पैरथीनियम वीड, ठीक है, ये भी एक वीड है। ठीक है, ये कहाँ से आई थी, मतलब एक घास का ही प्रकार मान लीजिए, ये यूएस से आई थी। ये दोस्तों एक्चुअली क्या है ना, जिस समय हमारे यहाँ पे भूखमरी पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब खाने का शॉर्टेज था, मतलब अनाज का शॉर्टेज था, उस समय की बात कर रहे हैं। तब यूएस से मतलब एक स्टॉक मतलब आया था ये वीट का, उसी में पुअर क्वालिटी के वीट थे, और उसी पुअर क्वालिटी के वीट में ये पैरथीनियम वीड्स भी आ गए। ठीक है, 1950 के फूड शॉर्टेज के समय में। ठीक है, उसके बाद आपका एक येलो फीवर मॉस्किटो, ये भी आपका इन्वेसिव मतलब एनिया स्पीसी है। इसके बाद तिलापिया फिश हो गया। ठीक है, तिलापिया फिश की बात क्या है दोस्तों ने, इसको लाए थे हम लोग, क्या है कि मतलब कंजप्शन के लिए, मतलब ट्रेड के लिए, है ना, मतलब कि इसका कंजप्शन भी होगा, ऊपर से मतलब ट्रेड करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पर इसने क्या किया ना, लोकल फिशेस को मार दिया, जो लोकल फिशेस थी हमारी, मतलब नेटिव फिश थी, उनको मार दिया। ठीक है, उसके बाद गम्बूशिया फिश को एक्चुअली हम लोग लाए थे कि इसको जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे तो मतलब ये मतलब मच्छर होता है ना, उसके लार्वा को खा लेगा। जब मच्छर के लार्वा को खा लेगा तो मच्छर होंगे ही नहीं। पर गम्बूशिया फिश ने किया क्या, इसने वहाँ की जो लोकल फिशेस थी ना सॉरी दोस्तों, उन्हीं को ख़त्म कर दिया इसने। ठीक है, इसीलिए बड़ी खतरनाक है गम्बूशिया फिश। अगर कभी पूछेगा कि इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया तो ये समझ लीजिए मॉस्किटो के लार्वा को खाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था, पर इसने हमारे ही लोगों नेटिव फिशेस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है एक रेड ईयर्ड स्लाइडर, ये टर्टल है दोस्तों। इसे खतरा तो कुछ नहीं हुआ था, पर क्या है कि इसके आने से ना लोगों ने मतलब जो हमारे नेटिव टर्टल थे, मतलब जो इंडियन टर्टल थे, उनको मतलब ऐसे मतलब पालतू जानवर रखना छोड़ दिया। ठीक है, इसने कंपटीशन दे दिया किसको, इंडियन टर्टल्स को, मतलब पॉपुलर हो गया एज ए पेट। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इन क्या क्या इनिशिएटिव आज तक हुए हैं ग्लोबली, अगर देखेंगे, है ना। ये आईएएस को मतलब रोकथाम के लिए, है ना, इन मतलब इन्वेसिव एलियन स्पीसीज के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हुए हैं ग्लोबली भी और इंडिया में भी। देखिए, तो ग्लोबली अगर देखेंगे दोस्तों, तो सीबीडी है एक, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, ये कहता है कंट्रीज़ को कि आप अपने कंट्रीज़ को जो भी आईएएस है, मतलब यही इन्वेसिव एलियन स्पीसीज से बचाएं, और अगर हैं तो उसको कंट्रोल करें। ठीक है, उसके बाद आता है कन्मिंग, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि आपके यहाँ पे जो भी मतलब इम्पैक्ट हो रहा है, किसके द्वारा, आईएएस के द्वारा, ठीक है, उसको 2030 तक 50% घटाना है। मतलब इसमें मतलब ये कन्वेंशन लाया गया था। ठीक है, फ्रेमवर्क है। उसके बाद आपका तीसरा आ गया आपका आईयूसीएन इन्वेसिव स्पीसीज ग्रुप। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, दुनिया भर में जितनी भी मतलब इन्वेसिव आईएएस है, मतलब उन सब का एक डाटाबेस तैयार करता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। कौन, ये आईयूसीएन मतलब इन्वेसिव स्पीसीज ग्रुप। ठीक है, अब थोड़ा सा इनिशिएटिव देख लेते हैं हम लोग, इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है इसके लिए। ठीक है, तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए, सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान ऑन आईएएस, मतलब इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, NAPIN, नेपिन वास, ये है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो भी मतलब इंडियन स्पीसीज है उनको पहले डिटेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, उनको प्रिवेंट करना, ठीक है, आगे ना आए। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ये पूरी तरह फोकस करता है आईएएस पे ही, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका प्लांट क्वारेंटिव ऑर्डर 2003, ये ध्यान रखिएगा डेट दोस्तों। इसका मतलब यही था कि मतलब जो भी हार्मफुल प्लांट्स होते हैं ना, उसको मतलब इंपोर्ट ही नहीं करना अपने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेशनल इन्वेसिव स्पीसीज इंफॉर्मेशन सेंटर, ये एक्चुअली क्या है कि जितने भी इन्वेसिव स्पीसीज मतलब हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों आईयूसीएन के बारे में, जो रेड लिस्ट कैट होता है ना, जो मतलब बताता है कि ये एक्सटिंक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, इसमें कुछ एक वर्ड हैं जो मतलब हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जान लीजिए एक्सटिंक्ट मतलब हुआ दोस्तों 100% खत्म हो चुका है वो, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बोलेगा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब इनको कैपिटिव रखा गया, मतलब ये कहीं पर्टिकुलर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मतलब ब्रीडिंग सेंटर या फिर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखे गए हैं, पर ये जंगल में नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें समझ लीजिए कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब इनकी जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगा
50, 50 से कम या 50 से के बराबर ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 90% से भी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब इनका सर्कल चलता कैसे दोस्तों, सबसे पहले आता है नॉट इवोल्यूटेड, ठीक है, फिर आता है डाटा डेफिशिएंट, मतलब ये इसका सीरीज बता रहा हूँ IUCN रेड लिस्ट का, ठीक है। उसके बाद लीस्ट कंसर्न, जिसकी कोई जरूरत नहीं, मतलब सबसे नॉर्मल है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट थ्रेटेंड, मतलब लीस्ट कंसर्न से कम है पर थ्रेटेंड नहीं है, मतलब कि विलुप्त नहीं होने की तैयार पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबल हो गया, फिर आगे इंडेंजर जो मैंने आपको बताया, फिर आगे क्रिटिकली इंडेंजर जिसमें 90% से भी ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन खत्म हो गई हो, फिर आगे आपका एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वाइल्ड में खत्म हो गया अपने, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से खत्म हो चुके हैं, अभी किसी कैपिटिव, किसी मतलब सेंचुरी में या कहीं पे मतलब रखा गया है, ठीक है, उनको दोबारा से उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही होगी, ठीक है। और लास्ट आता है एक्सटिंक्ट, इसमें मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों सेकंड न्यूज़ क्या आ जाता है, सेकंड न्यूज़ में है यूके यूनाइटेड किंगडम लॉ मेकर्स अप्रूव ए बिल टू अलाउ टर्मिनली इल पीपल टू एंड देयर लाइफ। एक्चुअली क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिल का नाम ध्यान रखिए, असिस्टेड डाइंग बिल। मतलब आपका जो है कि मतलब अगर आप मतलब बहुत मतलब कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, वो चाहता है कि मेरे जीवन को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, मैं इस तकलीफ को सह नहीं पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को मंजूरी दे गई है। कहाँ पे, यूके के मतलब जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ये अलाउ तो कर दिया, पर असिस्टेड डाइंग बिल मतलब मतलब पहले कंफर्मेशन लिया जाएगा कि मतलब हाँ ऐसा है कि नहीं है, कुछ मतलब रूल्स लगाए गए हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर उस चीज़ को फुलफिल होगा तभी मतलब अलाउ किया जाएगा, ठीक है, विथ परमिशन, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लीजिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब जो असिस्टेड डाइंग बिल है यूके ने जो अभी हाल फिलहाल में अप्रूव किया है, उसमें मान लीजिए एलिजिबिलिटी जो है, पहला है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो इंसान मतलब चाहता है कि उसकी जीवन की मतलब जीवन को ख़त्म कर दिया जाए, है ना, तो उसकी मतलब जीने की ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम 6 महीने का मेहमान हो, मतलब वो 6 महीने बाद नहीं बचे किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद आप जान लीजिए वो मैच्योर होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद ये जान लीजिए मतलब दिमाग से सही होना चाहिए, मतलब पागल या फिर फिजिकली मतलब हैंडीकैप, मतलब मेंटली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब वो अपने डिसीजन ले सके, ठीक है, पूरे मतलब होशो हवास में। और उसके बाद इस लॉ के लिए वो इंग्लैंड या वेल्स दोनों में से कहीं का भी कम से कम नहीं तो 12 महीने का मतलब रहा हो, मतलब रेसिडेंट हो, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसमें किसको एलिजिबल नहीं कहा गया है। इसमें एलिजिबल नहीं कहा गया उनको जो डिसेबल हैं या मेंटली डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। किसके लिए दोस्तों, असिस्टेड डाइंग बिल के लिए, जो कि यूके लॉ मेकर्स ने अप्रूव किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया में हम देख लेते हैं ऐसा क्या कोई क्राइटेरिया है। हाँ दोस्तों, ऐसा क्राइटेरिया है, हमारा जो आर्टिकल नंबर 21 आता है, इसमें ये चीज़ दिया गया है कि राइट टू मतलब अगर हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है तो मतलब मरने का भी मतलब डिग्निटी के साथ के लिए हक दिया गया है, मतलब एज ए पार्ट है, मतलब ये आर्टिकल 21 के अंदर में ही डाला गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडिया जो है अलाउ करता है पैसिव यूथेनेशिया। अब पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया में क्या अंतर है दोस्तों। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या है कि मतलब जैसे कि आपको इंजेक्शन लगा देंगे जिसमें जहर होगा, है ना, जिससे आप तुरंत मतलब खत्म हो जाओगे। और पैसिव यूथेनेशिया है मतलब जो सपोर्टिंग लाइफ होंगे, मतलब जो लाइफ को जरूरी होने के लिए, जैसे आप मान लीजिए पैसिव में आप मान लीजिए जैसे वेंटिलेटर हो गया, अगर वेंटिलेटर टर्न ऑफ कर दें तो आदमी मर सकता है। अगर क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में भर्ती है, अगर वेंटिलेटर ऑफ कर दे तो मर जाएगा ना। तो वैसे ही इस तरह की जो मतलब आपके सपोर्टिंग जो है, मतलब जो लाइफ सपोर्टिंग है, उनको हटा देना बस। पैसिव स्मोकिंग में यूथेनेशिया में यही है, ठीक है। और इंडिया क्या है, एक्टिव यूथेनेशिया को सपोर्ट नहीं करता है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, थर्ड न्यूज़ आ जाता है आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों अभी हाल फिलहाल में वही बता रहा हूँ, उसका जो पहला बैच है, मतलब बीच में कोविड आ गया था, मतलब गलवान वाला इशू हो गया था, ये सारे इशू के बाद मतलब जब अभी थोड़ा क्लियरेंस मिला है चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना क्यों बीच में आ रहा है, क्योंकि तिब्बत को उसने कब्जा लिया है, वो एक ऑटोनोमस मतलब टेरिटरी है किसकी, चाइना की, तो इसीलिए मतलब चाइना से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही है फर्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो मतलब बैच है वो निकल चुका है, ठीक है। अब ये जान लीजिए थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो दोस्तों इसमें दो रास्ते हैं मतलब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। एक तो उत्तराखंड से जाता है दोस्तों, है ना, लेपू लेक मतलब जो है पास, उसके थ्रू जो मतलब ये देखिए लेक मानसरोवर है और ये कैलाश वाला जो रेंज है, ठीक है। और उसके बाद एक जो होता है दूसरा जो मतलब नया वाला जो रास्ता है वो नाथुला से जाता है, सिक्किम के नाथुला पास से, ठीक है, यहाँ से। पर ये क्या है डिफरेंस क्या है कि ये सबसे पुराना है लेपू लेक वाला जो उत्तराखंड से जाता है, और ये सबसे नया है। ये थोड़ा सा कि मतलब पहाड़ों से होते हुए मतलब हिली मतलब काफ़ी मतलब डिफिकल्ट मान लीजिए इसको। और जो मतलब सिक्किम से जो जाता है ये काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू मतलब आप सिक्किम से मान लो मतलब उत्तराखंड वाले रूट से। और इसमें क्या है कि मतलब जो अगर सीनियर सिटीजन जाना चाहे तो उनके लिए ये काफ़ी सही है, क्योंकि मोटरेबल है, मतलब गाड़ी से भी आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। अब 2 रूट मैंने आपको बता दिया, एक तो उत्तराखंड वाला है जो कि लेपू लेक पास से होके जाता है। ये रास्ता जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1981 में स्टार्ट हुआ था और काफ़ी डिफिकल्ट और हिली है। और सिक्किम वाला जो है वो नाथुला पास से होके जाता है, जो कि 2015 में स्टार्ट किया था। ये मोटरेबल है, मतलब आप मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू ये उत्तराखंड वाले रूट से, ठीक है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, वो भी वैलिड पासपोर्ट के साथ अलाउड किया जाता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि मतलब जो मतलब एक तरह से पूरा सपोर्ट जो होता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में ही सब चीज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज यही करता है। पर ये जान लीजिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती इसके अंतर्गत में, कोई फाइनेंशियल एड भी नहीं दी जाता इसके अंतर्गत में, ठीक है। सारा का सारा खर्चा उस कस्टमर मतलब उस मतलब टूरिस्ट का होता है जो वहाँ पे घूमने जा रहा है, वो भी इंडियन, जिसका वैलिड इंडियन पासपोर्ट हो, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज बाय किसके होता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, इन कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, दिल्ली एंड सिक्किम। देखिए दिल्ली कॉमन है दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के रूट से भी जाएंगे ना तो दिल्ली आपका कॉमन ही रहेगा। और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ये रहेगी, ठीक है। ये सब मतलब उस जहाँ से आप जा रहे हो, दिल्ली से आप उत्तराखंड जाओ या दिल्ली से आप सिक्किम जाओ, ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और इन सब का, और कुछ और एजेंसीज भी हैं जो इनमें इन्वॉल्व रहती हैं ऑर्गेनाइज कराने में, ठीक है। दिस यात्रा इन्वॉल्व से विजिट, हाँ इसमें 2 ही चीज़ हैं दोस्तों। एक तो यात्रा में क्या कि एक मतलब आप समझ लीजिए मतलब किसी चीज़ का मतलब घूमना वाला हो गया ना, क्या बोलते हैं, परिक्रमा करना टाइप का, ठीक है। तो माउंट कैलाश हो गया एक, और उसको इसकी मतलब इसको चढ़ने के लिए भी मना कर रखा है, मतलब रिलीजियस पर्पज से, मतलब कोई भी इसको क्लाइंबिंग भी नहीं करता है, क्योंकि बोला जाता है कि हमारे जो भगवान शिव है ना उनका घर है कैलाश पर्वत, ठीक है। तो माउंट कैलाश है। और उसके बाद दूसरा जो देखी किया जाती है वो है लेक मानसरोवर। बोला जाता है कि मतलब स्वर्ग का रास्ता यहीं पे है, ठीक है। दोनों के दोनों तिब्बत में लोकेटेड हैं और ये ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। और सिर्फ दोस्तों मतलब हिंदू में मान्यता नहीं है, बौद्ध भगवान हो गए, मतलब बुद्धिज्म हो गया, या फिर मतलब आप जी जैनिज्म वाले हो गए, उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। कौन, ये माउंट कैलाश और लेक सरोवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही जान लीजिए, देर विल बी नो सब्सिडी और फाइनेंशियल एड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। अब माउंट कैलाश आप जान लीजिए, ये कैलाश रेंज में, ऑब्वियस सी बात है कैलाश रेंज में है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय है इन तिब्बत, और इसकी हाइट ये है दोस्तों, इतना नहीं है। ब्लैक रॉक से कंपोज ऑफ ब्लैक रॉक, रिमेन्स अनक्लाइम्ड, यही बोल रहा हूँ दोस्तों। इसमें चढ़ाई के लिए अलाउ नहीं किया जाता, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा ना, हाँ चढ़ाई के लिए अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलीजियस रीजन है, मतलब है ना, आप समझ सकते हैं ना। उसके बाद आप जान लीजिए लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर इस दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी हुई फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है। और किसके पास में है, माउंट कैलाश के पास में, ठीक है। और थोड़ा सा आप जान लीजिए इसी के मतलब लेक मानसरोवर के पास में ही मतलब कौन सी नदियों का मतलब उद्गम है, मतलब ओरिजिन है। तो उसमें सबसे पहला आता है दोस्तों सतलुज, जो कि इंडिया पाकिस्तान में फ्लो होती है। ब्रह्मपुत्रा हो गया, जो कि जिसका नाम वहाँ पे यारलंग तसांगपो है, सॉरी दोस्तों, है तिब्बत में इसका नाम होता है। उसके बाद करनाली हो गया, ये मतलब नेपाल का है, ट्रिब्यूटरी ऑफ मतलब आपका गंगा है। और एक इंडस है, ये भी मतलब इसी के आसपास में इसका ओरिजिन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज़ में क्या कह रहे हैं दोस्तों, रिमेन्स ऑफ 210 प्लेन क्रैश विक्टिम्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू फैमिलीज। मतलब जो भी हाल फिलहाल में दोस्तों एयर इंडिया का जो मतलब फ्लाइट गिरा था ना, जिसका क्रैश हुआ था, तो उसमें जितने भी लोग मतलब ख़त्म हुए थे, उनके जो मतलब रिमेन्स थे, मतलब जो उनके मतलब जलने के बाद जो राख या फिर जो भी समथिंग जो भी बचा था, उसको हैंड ओवर कर दिया गया है फैमिलीज़ को। अब इसमें ये जानने वाली बात है कि मतलब वो कैसे पता किया गया, मतलब कि क्योंकि एक्चुअली क्या है, इतनी भयानक आग लगी थी, अगर उनके पास कोई पासपोर्ट या कुछ भी रहा होगा वो सब जल के राख हो गया। तो कैसे पता किया इन्होंने, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर रिमेन्स है इस बॉडी के, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है, ये इस पर्सन का है या उस पर्सन का है, ठीक है। तो इसी सब चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों डीएनए है क्या। डीएनए होता क्या है दोस्तों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी है, डीएनए 2 तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एक होता है दोस्तों डीएनए जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है दोस्तों, इसी की मदद से हम लोग जैसे अपनी, अगर आप मान लीजिए कौन आपकी मम्मी है ना, तो मम्मी से रिलेट करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डीएनए होता है। और बाकी न्यूक्लियस वाला जो होता है ये तो मतलब नॉर्मली ही यूज़ किया जाता है, वाइडली इसी को यूज़ किया जाता है। पर ये अगर मान लीजिए बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, ठीक है। जब इनकेस अगर ये डिग्रेड हो गया तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसको यूज़ किया जाता है, बहुत कम स्मॉल अमाउंट में होता है और काफ़ी देर बाद डिग्रेड होता है, ठीक है। अब थोड़ा जान लीजिए सेल में होता है न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को ही जैसे जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, उसी को जैसे खींच देंगे ना तो डीएनए आ जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब ये जान लीजिए राइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसे हो गया तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसे हो गया, ठीक है।
अब ये होता क्या है, ये एक तरह का जेनेटिक कोड होता है जो कि किसमें हर ऑलमोस्ट हर सेल में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, मतलब जो मतलब जुड़वा होते हैं उनके, ठीक है। और ये एक तरह से मतलब फिंगरप्रिंट की तरह मान लीजिए यही बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा आग लग गई हो तो आदमी का हाथ हो सब जल जाता है, फिंगरप्रिंट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन का भी मतलब प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें यूजफुल क्या है दोस्तों। अब जैसे कि डीएनए आइडेंटिफिकेशन वेरी यूजफुल व्हेन बॉडी बैडली बर्न, यही वाला केस मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पूरी तरह से बॉडी जल गई है इस मतलब जो क्रैश हुआ है ना उसमें, और डिकम्पोज और रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज मतलब देखने में मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या है, किसकी बॉडी है, ठीक है। ऑल्सो वेरी यूजफुल व्हेन यू कांट यूज फोटो, मतलब समझ लीजिए अगर बॉडी पूरी जल गई है तो आप फोटोज कैसे मैच करोगे, फिंगरप्रिंट से कैसे मैच करोगे, फेस रिकॉग्निशन से कैसे मैच करोगे, है ना। अब बेस्ट वे क्या होता है, मतलब ये जान लीजिए डीएनए को स्टोर करने के लिए, डीएनए को स्टोर करने के लिए जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गया, जैसे मान लीजिए स्किन हो गया या मसल्स हो गया, इनको मतलब 95% अल्कोहल में किया जाता है, इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद होता है हार्ड टिश्यू, मतलब हार्ड टिश्यू मतलब जान लीजिए बोन्स और टीथ, और जान लीजिए दोस्तों हार्ड टिश्यू मतलब आप समझ लीजिए इसमें डीएनए हम बहुत समय तक रहता है, इसलिए जान लीजिए जब भी मतलब कोई हड्डी उड्डी मिलती है किसी डायनासोर की तो हम लोग पता कर लेते हैं कब का है कहाँ का है ना, क्योंकि डीएनए उसमें बहुत लंबे समय तक रहता है दोस्तों, है ना। अब इसको अगर जैसे हार्ड टिश्यू तो इसको ड्राई और कूल प्लेस में रखना चाहिए, ठीक है, मतलब डीएनए को स्टोर करने के लिए। और बाकी ये सारे के सारे सैंपल हैं जो है अगर पॉसिबल हो तो -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो बोन हार्ड टिश्यू है ये अगर मान लीजिए बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो रही है तो उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड्डी तो बचेगी तो हड्डी से डीएनए ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं सबसे मेन मतलब इस पूरे डिस्कशन का, तो मेथड टू एनालाइज डीएनए, मतलब वो सारे कौन से मेथड है जिससे हम लोग पता करेंगे कि डीएनए है मतलब किसका है, वो आदमी कौन है, किससे बिलोंग करता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आ जाता है दोस्तों एसटीआर एनालिसिस। एसटीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों शॉर्ट टेंडेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें किया जाता है न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है दोस्तों ना, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी उस पैटर्न को यूज़ किया जाता है देख के, मतलब जो रिपीटिंग डीएनए पैटर्न है उसको देख के बताया जाता है, ठीक है। अब ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब डीएनए काफ़ी गुड कंडीशन में हो, मतलब अगर बॉडी पूरी तरह जल गई तो उस केस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी डीएनए, ठीक है। अब एमटी डीएनए क्या है दोस्तों, एमटी डीएनए एनालिसिस में आप जान लीजिए मतलब ये जो एमटी डीएनए है ये मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो मैटरनल वाले जितने रिश्ते हैं ना, जो भी माँ के साइड वाले रिश्ते हैं उन सबको इस डीएनए से पहचाना जा सकता है, चाहे कज़न हो, चाहे मामा हो, चाहे नानी हो, सबका पता इस एमटी डीएनए से लगाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यूज टू मैच मदर और मदर की मदर, ठीक है, और मदर के भाई, है ना, या फिर उस तरफ के जो बच्चे हैं कज़न हैं उनसे भी मैच करा सकते हैं, ठीक है। यूज्ड व्हेन न्यूक्लियर डीएनए इज टू डैमेज, ठीक है, वही न्यूक्लियर डीएनए मतलब इजी भी पड़ता है, पर ये है कि अगर ये पूरी तरह डैमेज हो गया तब इसको यूज़ किया जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। अब वाई से आप समझ ही रहे हो, जैसे मतलब आप मान लीजिए जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक मतलब जो अलग से एक पेयर होता है एक्स वाई का, ये डिसाइड करता है कि लड़का हो कि लड़की, और ये मतलब सिर्फ मैन में होता है। तो यही वाई क्रोमोसोम एनालिसिस करके हम लोग फादर के लाइनअप को देख सकते हैं, मतलब अगर आप मान लीजिए किसी इंसान का अगर डीएनए आप देखते हैं अगर, तो उसमें वाई क्रोमोसोम एनालिसिस करेंगे तो उस बाप के साइड में जितने रिश्ते होंगे उससे पता कर सकते हैं, जैसे फादर के साइड में जो उसके भाई हैं या फिर अंकल हैं या फिर मेल कज़न है, वो सारे पता कर सकते हैं इनसे, ठीक है, किससे, वाई क्रोमोसोम एनालिसिस से उस फैमिली का है कि नहीं है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा पास होता है, जैसे एमटी डीएनए जो होता है वो मदर से बच्चे में पास होता है, और ये वाई क्रोमोसोम एनालिसिस जो होता है ये पास होता है फादर टू सन, ठीक है। फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है जो मतलब डीएनए मतलब आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, वो है एसएनपी एनालिसिस। एसएनपी मतलब ये समझ लीजिए एक छोटा सा मतलब बहुत टाइनी सा, मतलब आप समझ लीजिए क्या बोलेंगे इसे, मतलब चेंज होता है जो मतलब हर किसी में बहुत अलग होता है, ठीक है। ये एसएनपी इज टाइनी चेंज, यही बोल रहा हूँ, ये बारीक चेंज होता है जो हर किसी में अलग होता है, विच आर वेरी यूनिक टू ईच पर्सन, ठीक है। इवन व्हेन डीएनए इज बैडली ब्रोकन एसएनपी स्टिल यूज, मतलब अगर डीएनए बहुत बुरी तरह भी खत्म हो गया है तब भी उसमें एसएनपी को हम लोग फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। और यूज्ड व्हेन डीएनए इज बैडली, वही है जब बैडली में यूज़ करें तो डीएनए अगर बैडली डिग्रेडेड है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। विक्टिम्स पर्सनल आइटम, और इसको मैच कर सकते हैं किससे, जो मतलब
टूथब्रश हो गया या फिर हेयर हो गया या रेजर हो गया, ठीक है, उसमें कंपेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं हाँ ये बंदा यही है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ क्या आता है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज़ है आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मतलब समझ लीजिए कितना इन्वेस्टमेंट बाहर से आया है देश में, वो कहलाता है। बाकी डिटेल में हम लोग कभी किसी और दिन जानेंगे, ठीक है। अभी आप बस ये जान लीजिए इसके बारे में रैंकिंग दी गई, किसने दिया है ये रैंकिंग रिपोर्ट, ये है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जो अंकटाड के द्वारा ला गया। अंकटाड क्या है दोस्तों, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल इसकी कौन है, रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है, जो कि कोस्टा कंट्री से आते हैं, ठीक है। इसका काम ही है कि मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें ट्रेड को प्रमोट किया जाए, ठीक है। अब इसकी रैंकिंग देख लीजिए जो इसने मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो जारी की है अंकटाड ने, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है उसमें जान लीजिए 15 पोजीशन 2025 में है, 24 में 16 थी, मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन किसकी है, यूएस की, और सेकंड किसकी है, सिंगापुर की। फिर आता है दोस्तों सिक्स न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फ्रंट रनिंग जान लीजिए एक इलीगल वर्क है, एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। किस एरिया में होता है ये दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किया जाता है, ठीक है। फ्रंट रनिंग इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि एग्जाम में कभी वर्ड भी पूछ लेता है कि ये वर्ड रिलेटेड किससे है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था, तो ये रिलेटेड है किससे, स्टॉक मार्केट से, वो भी इलीगल एक्टिविटी। मतलब आप समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आप मतलब आपको बहुत लोग देख रहे हैं टीवी पे, है ना, बहुत लोग मानते हैं आपको, आपने कोई स्टॉक दिया कि हाँ आप इसको इतने बजे इतने ये खरीद लीजिएगा, लाइव आप दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं खरीदने लग जाते हैं, तो इससे क्या है वॉल्यूम बढ़ जाता है। और एक दिन पहले ही आपने वो किसी और को बोल दिया कि इसके अगेंस्ट में खरीद लो, ठीक है, आप मैं इसको बोल दूंगा तो आपका मतलब उसमें बेच देना, तो इस समय खरीदेंगे, मतलब ये लोग खरीदेंगे तो लोग बेचेंगे, तो इसमें नुकसान कौन होता है, किसका होता है, रिटेलर फंस जाता है। इन्हीं रिटेलर को बचाने के लिए कौन सी संस्था बनी है, वो है सेबी, स्टॉक्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बनी हुई है। तो इसी ने क्या किया ना, अभी संजय भसीन एक है जो कि आईएएफएल के मतलब फॉर्मर डायरेक्टर थे, उनको मतलब बैन कर दिया गया है इस स्टॉक मार्केट से, हर तरह से एक्टिविटी से, ठीक है क्योंकि वो मतलब कॉल देते थे। अब सेबी क्या है दोस्तों, सेबी क्या है, स्टॉक्स एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, पर इसको कानूनी तौर पे दर्जा कब मिला था दोस्तों पता है, स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला था 1992 में भी। वो भी स्टैट्यूटरी स्टेटस पाने के लिए हमेशा किसी एक्ट के थ्रू आना पड़ता है। तो वो एक्ट क्या था, सेबी एक्ट 1992। तो 1992 में उसको मतलब संवैधानिक तौर से मतलब कानूनी तौर से दर्जा मिल गया था, और स्टैब्लिश ये 1988 में ही हो गया था। इसके चेयरमैन अभी जो हैं वो है तुहिन कांत पांडे। तो पहली वुमेन चेयरमैन जो थी वो है माधवी पुरी बूच, जो इनसे पहले चेयरमैन थी, किससे, तुहिन कांत पांडे से। और पहले चेयरमैन कौन से, डॉक्टर एस.ए. डावे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सेवंथ न्यूज़, जो मैं आपको बताया था भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड। ये किसी मतलब वैसे अवार्ड के लिए नहीं, जनजाति या कुछ ऐसा, ये दोस्तों एक बीमारी के लिए है, मतलब जिसको बोलते हैं सिकल मतलब सिकल सेल वाली जो बीमारियां होती हैं, इसी की मतलब जो दवा डेवलप करेगा तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, मतलब 10 करोड़ रुपये दिया जाएगा उसको और विकास करने के लिए, जब दवा मतलब बन जाएगी, ठीक है। और फॉर रिसर्च ऑन सिकल सेल आप जान ही रहे हैं, जैसे मतलब ब्लड फ्लो होता है ना दोस्तों, ब्लड फ्लो में जैसे गोल गोल रहता है तो आराम से फ्लो हो जाता है, पर इसमें सिकल सेल वाले में क्या होता है कि ब्लड जो गोल होता है ना, इसका शेप फिर ये हंसिए की तरह ऐसा हो जाता है। अब ये क्या ब्लॉकेज कर जाता है। जो नॉर्मल डे मतलब लाइफलाइन होता है आरबीसी का, वो 120 दिन होता है। अब यही सिकल सेल जब वो इस रूप में आ जाता है तो इनका लाइफलाइन जो होता है 10 से 20 दिन होता है, इसलिए मतलब एनीमिया की दिक्कत इनको स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जान लीजिए, अब यही जान भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड आप समझ गए किसके द्वारा लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लाया गया, पर प्रमोट करने के लिए इस डिसीज़ के लिए, किसके, जो मतलब सिकल सेल से रिलेटेड है उसकी मतलब दवा के लिए, उसके रिसर्च के लिए, ठीक है। अब ये वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है दोस्तों, 19 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार क्या है, ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावर कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी, ठीक है। और ये जान लीजिए किसके साथ मिलके ये मतलब किया गया है, तो एम्स दिल्ली के साथ, ठीक है। इस मतलब इनिशिएटिव को लाया गया है, इस अवार्ड को लाया गया है, जो भी मतलब लाएगा उसकी दवा तो उसको मतलब दिया जाएगा, ठीक है, अवार्ड। उसके बाद आप जान लीजिए 8th न्यूज़ क्या है, 8th न्यूज़ है आपका इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में क्या है, इंडिया ने पहली बार एक्सपोर्ट किया है लोकोमोटिव मतलब रेल का इंजन, ठीक है, मतलब जैसे कोयले वाला हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, स्टीम, बहुत सारे होते हैं ना। तो अभी जैसे जो इतना नहीं जाना, बस इतना जान लीजिए आप, लोकोमोटिव मतलब जो रेल का इंजन है उसको मतलब एक्सपोर्ट किया है, किसको, गिनिया कंट्री को, ठीक है। बिल्ड कहाँ हुआ है, मरहोड़ा में
रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो कि सहारन में है, बिहार में है, ठीक है। और बस इतना जान लीजिए कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ, तो गिनिया ही आ सकता है रिकॉर्ड में, ठीक है। अब इंडिया टू गिनिया डील कितने रुपए की थी दोस्तों? 3000 करोड़ की डील है और 150 लोकोमोटिव उसके पास पहुंचाना है अभी 2028 तक, ठीक है। अब नाइन्थ न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों? नाइन्थ न्यूज़ है आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये रैंकिंग देता है। इसमें बस आप अपने जान लीजिए हमारी कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो इसमें जान लीजिए IIT दिल्ली जो है टॉप, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट है, जिसका रैंक है 123। उसके बाद IIT मुंबई है 129 और IIT मद्रास है 180, ठीक है। टॉप 100 में भी नहीं है। और नंबर 1 पे MIT है, नंबर 2 पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और उसके बाद थर्ड है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर 10th न्यूज़ क्या आता है दोस्तों? 10th न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में सचिन तेंदुलकर जी के बारे में है, क्योंकि अभी वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किसके? रेडिट दोस्तों, जैसे फेसबुक होता है ना, वैसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बस इतना ही जान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रेडिट का, ठीक है, जो कि एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक। उसके बाद 11th और हमारा लास्ट न्यूज़ आ जाता है। 11th न्यूज़ क्या है दोस्तों? 11th है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दोस्तों एक तरह से जान लीजिए जेंडर इक्वलिटी को नापने के लिए इस चीज़ को लाया गया है। मतलब जैसे बजट से पहले देखा जाएगा कि मतलब जो स्कीम लाई जा रही है वो पूरी तरह से मतलब कहीं मतलब सिर्फ आदमियों को ही ना सपोर्ट कर रहे हैं ना, लेडीज़ के लिए कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए मतलब बजट में जेंडर इक्वलिटी इन स्कीम्स और फंड्स को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। वेरी यूजफुल फॉर रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट। अब रिसर्चर और पॉलिसी मेकर्स के लिए अच्छा ही रहेगा, मतलब वो पॉलिसी बनाने से पहले सोचेंगे, और गवर्नमेंट के लिए रहेगा कि आगे बजट लाना कैसा है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।